बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहां पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तो बेटे की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कुछ किया क्या बहू रानी ने? अरे भाई, अभी तो शादी को 6 महीने हुए। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती हैं मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी, आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है। बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा? अरे हाँ, याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी। और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वही मैं खुश हूँ। और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी उनकी बहू वहाँ पर आती है। मम्मी जी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव आया है। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। नहीं माँ, उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए। कुछ पैसे घर में आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इनके कहने का ये मतलब नहीं है, बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई, मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ, वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से उसके माँ बाप। उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5 स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की,
बस एक किसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्त मैं नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब। जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते। समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माँ, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए। अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी के साथ लव मैरिज करके आई हूँ। अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो? अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ, भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ, अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उससे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना, ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है। आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था। ये तो गलत बात है ना? हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी, और अपनी लव मैरिज वाली बहू से तो बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ मैं भी देख दिया ए परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू, की गल, तुसी किवें नाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना औखा बिहेव किता, फिर भी आप मेरे तो इन्ने प्यार नाल गल किवें कर सकदी आ। मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती आ कि एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू, तबियत शबियत ठीक सी? तबियत छड्डो मां, मैनू लगदा इसदा दिमाग हिल गया। ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो? मैं ठीक आ ते मेरा दिमाग भी। बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच कितना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है।
उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता, मेरा लैपटॉप किथे आ? बहू, मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि, मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता। देख, मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया, ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी, अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा, तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रहली, इथे रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने मां पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता ते तू छड्डो परे, मेरी ही गलतियां जे आखा उत्थे तेरे प्यार दा पर्दा डाल, उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई, जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उथे ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े, मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा, ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती। एक ता घर छोड़ा, नाल चोरी भी की, कोई मेहणु माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। हुन इथे की लेना या? हमारी जिंदगी के साथ घर ता तू पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफी लायक नहीं, मैं कमली सी उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे, इस सच्चे प्यार नु बोझ समझती बैठी, मैनू माफ कर दो। जे मेरी नूरानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या, फिर किस बात का रूसना मनाना। केड़ी नूरानी? रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए, मां याद कर। तेरे घर विच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी। और फिर की मानता रहिया, गलती हो गई सी, एक गलती ता रब भी माफ कर देता, ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ, माफ कर दे। मैं बोल रही आ, ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी, इसदा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जिवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ कर देता है। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले, देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जिस सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है,
जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना, अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब, अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चलते ना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लो। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे, और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है। सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीबी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं,
वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जा जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी देना तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं।